तो अभी के टाइम पर मार्केट में एक साथ कुल 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जहां पर तीनों ही आईपीओ में हमको धमाकेदार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें इनमें से किन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तीनों आईपीओ की रैंकिंग क्या होने वाली है, अगर हमें एक लॉट अप्लाई करना है, एक लॉट अप्लाई करने के ही पैसे अपने पास में है, तो कौन से आईपीओ को चूज करना है जहां पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी मैक्सिमाइज हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। साथ में मल्टीपल लॉट अगर अप्लाई करने के पैसे तो किन आईपीओ में हमको पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इन सारी चीजों को अपन इस वीडियो में समझने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में अपन फाइनेंशियल्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे, जैसे कि किस आईपीओ में कितनी एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट के चांसेस कहां ज्यादा बनने वाले हैं और प्रॉफिट के चांसेस कहां बनते हैं, इन सारी चीजों को अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन तीनों ही आईपीओ की बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। देखो, तीन में से अपना एक आईपीओ होने वाला है एकस लिमिटेड का। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग का काम देखती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जहां पर ये फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज होल्ड करती है एरोस्पेस सेगमेंट में। देखो, कंपनी का बिजनेस एक मोनोपोली स्टाइल का है। जहां पर आईपीओ का इशू की अपन बात करते हैं ना, तो यहां पर हमको 921 करोड़ का इशू साइज देखने को मिल रहा है, जहां से मेजर पोर्शन कंपनी के बिजनेस में लगने वाला है, मतलब फ्रेश इशू होने वाला है। लगभग 670 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, और जो बचा हुआ अमाउंट है 251 करोड़ का, ये होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। देखो, तीनों ही आईपीओ जो हमको देखने को मिल रहे हैं, तीनों में ही अच्छा जीएमपी तो है, पर बढ़िया बात यह है कि तीनों ही आईपीओ से जो पैसा उठ रहा है, मार्केट से जो आईपीओ से पैसा उठेगा, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन कंपनी के फ्रेश इशू में जाने वाला है, जहां से कुछ ना कुछ पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगने वाला है। अभी एकस लिमिटेड की ही मैं बात करूं तो यहां से एक मेजर पोर्शन कंपनी का लगभग 433 करोड़ रुपए का अमाउंट डेट पेमेंट में यूज होगा, साथ में 64 करोड़ का अमाउंट कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में यूज होने वाला है। देखो, एक सेंटेंस में मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहां पर कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है, और कंपनी के रेवेन्यूज भी हमको बिल्कुल भी ग्रो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहां पर रिटेल कोटा की अपन बात करते हैं तो 10% का रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी कंपनीज लॉस मेकिंग होती है वहां पर 35% का कोटा हमको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। कंपनी लॉस मेकिंग है, इसी वजह से 10% का कोटा यहां पर रखा गया है, जिसकी वजह से इस आईपीओ में टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशन की अपन बात करते हैं तो लगभग 61,802 एप्लीकेशंस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। मतलब इतनी रिटेल एप्लीकेशंस को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। बाकी आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 118 रुपए से 124 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। अभी ग्रे मार्केट में एक्चुअल में प्रीमियम कितना चल रहा है वो भी अपन आगे समझेंगे, जहां पर अपन तीनों ही आईपीओ के जीएमपी को भी कंपेयर करने वाले। अपना अगला आईपीओ होने वाला है मीशो का। देखो, मीशो के बारे में आप में से काफी लोगों को पता ही होगा, ये एक ई कॉम मार्केट प्लेस है, जहां पर ये मल्टी साइडेड ई कॉम मार्केट प्लेस की तरह, टेक ड्रिवन मल्टी साइडेड ई कॉम मार्केट प्लेस की तरह पब्लिक के बीच में खुद को प्रेजेंट करते हैं। देखो, कंपनी लो कॉस्ट लॉजिस्टिक मॉडल के ऊपर काम करती है, जहां पर प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर कंपनी का बिल्कुल फोकस नहीं है। इसीलिए इनका जो टारगेट मार्केट है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज और विलेजेस का जो एरिया है वो ही टारगेट ये करते हैं। मतलब टियर 1 सिटीज के ऊपर, प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर कंपनी का फोकस बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं यही कंपनी की एक यूएसपी निकल के आती है। बाकी आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 5,421 करोड़ का इनका इशू साइज है, जहां पर एक बड़ा अमाउंट फ्रेश इशू का होने वाला है। 4,250 करोड़ रुपए कंपनी उठाएगी। यहां से काफी बड़ा पैसा कंपनी के एआई और टेक में यूज होने वाला है, साथ में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, और जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी के इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होने वाला है। अभी जो इशू का पैसा बच जाता है 1171 करोड़ का, ये होने वाला है कंपनी का ओएफएस। मतलब इतने वर्थ के शेयर जो है कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में सेल करके जाने वाले। देखो, कंपनी एक मार्केट प्लेस है जहां पर अभी के टाइम पर ये कैश बर्न कर रहे हैं, और कैश बर्निंग के साथ में अपने रेवेन्यू को, अपने टारगेट मार्केट को जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी अभी के टाइम पर लॉस मेकिंग है। और लॉस मेकिंग होने के कारण 10% का रिटेल कोटा हमको इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है, जहां पर 3,61,000 रिटेल एप्लीकेशंस यहां पर अलॉट होने वाली है। मतलब 3.5 लाख के ऊपर लोगों को यहां पर इस आईपीओ में आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा। बाकी प्राइस बैंड हमको 100 की रेंज में ही देखने को मिल रहा है, 105 से 111 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड है। अभी अपन अगले आईपीओ के ऊपर आते हैं। अपना तीसरा आईपीओ है विद्या वायर्स का। देखो, विद्या वायर्स के आईपीओ की ना ऐसे कोई बात कर नहीं रहे। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी वायर्स मैन्युफैक्चर करती है एल्यूमिनियम और कॉपर के, जहां पर वायर्स तो मैन्युफैक्चर करते हैं पर डिफरेंट टाइप्स में हमको वायर्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग यूटिलिटी के वायर्स जो होते हैं ना वो कंपनी बनाती है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का काफी बड़ा है, तो अभी अपन उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अपन डायरेक्टली बिजनेस की बात कर लेंगे। बाकी कंपनी छोटी है, 1000 करोड़ के करीब हमको कंपनी देखने को मिल रही है। 300 करोड़ का इनका जो है आईपीओ का इशू साइज होने वाला है, जहां से एक बड़ा पोर्शन कंपनी
फ्रेश इशू के तौर पर उठा रही है। 274 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और लगभग 26 करोड़ का इस आईपीओ में होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अब ये 274 करोड़ रुपए जो कंपनी उठा रही है, यहाँ से मेजर पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होगा और साथ में कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज होने वाला है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट मेकिंग है और प्रॉफिट मेकिंग होने के कारण ही इन 3 आईपीओ में से एकमात्र आईपीओ है जहां पर हमको 35% का रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है, जहां पर 70,000 रिटेल एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाला है। मतलब 70,000 रिटेल रिजर्व्ड एप्लीकेशन इस आईपीओ में रखी गई है। ठीक है, अभी देखो मैं कंपेयर करता हूं एकस लिमिटेड के आईपीओ को और विद्या वायर्स के आईपीओ को। तो एकस लिमिटेड का आईपीओ का जो इशू है वो 921 करोड़ का था, जहां पर 130 हमको यहां पर साइज देखने को मिल रहा है विद्या वायर्स का, पर यहां पर रिटेल कोटा जो है वो 35% का, इसकी वजह से जहां पर एकस लिमिटेड में हमको लगभग 61,802 रिटेल एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट दिख रहा था, यहां पर हमको 70,000 रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। मतलब ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा विद्या वायर्स के आईपीओ में। मतलब हमें अगर अपने अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है, अगर एकस या फिर विद्या में से कोई चूज करना है, तो यहां पर हमारी बेटर चॉइस हो सकती है विद्या वायर्स। अभी अपन आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और अभी के टाइम पर जो अपन कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं ना, वो सिर्फ रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन के बेसिस पर, रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बना रहा हूं। तो उस चीज को अपन समझेंगे और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी समझेंगे, और साथ में हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस जहां बन सकते हैं, जो लोगों की नजरों से दूर आईपीओ है जहां पर एप्लीकेशन कम पड़ती हुई दिखेंगी, इन सारे बेसिस को ब्लेंड करके अपन ये जो अपना कंक्लूजन है वो ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन यहां पर और भी काफी सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कि आज 2 तारीख है, तो आज तीनों ही आईपीओ का हमको एंकर बुक आता हुआ दिखेगा। तो एंकर बुक के बेसिस पर हमारा डिसीजन थोड़ा बदल सकता है, तो इस चीज को हमें कंसिडर रखना है। साथ में 2 दिन जब खत्म हो गए ना, उसके बाद में मैं एक और रैंकिंग का वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद में अपन अपना एप्लीकेशन का काम करने वाले, क्योंकि जनरली अपन डे 3 के ऊपर ही एप्लीकेशन का काम करते हैं, क्योंकि डे 2 का अपन पूरा सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, एंकर बुक को एनालाइज कर लेते हैं, और फाइनली हमको जीएमपी में जो भी वेरिएशन आना होता है वो 2 दिन के अंदर दिख जाता है। तो उन सभी चीजों को समझकर अपन आईपीओ में अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर अपन रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 61,000 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा आपका एकस लिमिटेड के आईपीओ में। मीशो में 361 के लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल रहा है, और विद्या वायर्स में 70,000 रिटेल एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिल रहा है। तो अभी जीएमपी की अपन बात कर लेते हैं, तो मीशो के आईपीओ में जीएमपी में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जा चुका है आपका 42% के ऊपर। एकस लिमिटेड में अभी के टाइम पर 35% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। वहीं पर विद्या वायर्स के केस में हमको 12% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा जीएमपी में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। जो ये 42% का जीएमपी देखने को मिल रहा था मीशो में, ये 44% जा चुका है। ठीक है, तो अपन रियल टाइम डेटा को ही यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर अपन जाते हैं ना, तो एकस लिमिटेड के कंपेयर में विद्या वायर्स की फाइनेंशियल कंडीशन और वैल्यूएशन हमको बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। पर यहाँ पर एकस लिमिटेड को एक एडवांटेज जीएमपी में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो मोनोपोली स्टाइल का है। भले ही बिजनेस में काफी सारे रिस्क है, पर यहाँ पर एंट्री बैरियर काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से बिजनेस हमको मोनोपोली देखने को मिल रहा है। और एक और एडवांटेज उन आईपीओ में देखने को मिलता है जहां पर रिटेल कोटा 10% का होता है। वहां पर भले ही हमको वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगी देखने को मिले, पर क्योंकि वहां पर जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का 10% का जो होता है वो कम होने के कारण वहां पर हमको हायर वैल्यूएशन देखने को मिलती है और हायर प्रीमियम वहां पर मिलता है। क्योंकि देखो ओवरऑल जो बड़ा आईपीओ ना, जहां पर 10% का रिटेल कोटा है, वहां पर एंकर बुक ही 45% आ जाती है, और एंकर इन्वेस्टर्स का जो बुक होती है ना, वो लॉक इन होती है। लगभग 3 महीने तक आपका मेजर पैसा जो है एंकर इन्वेस्टर्स को लॉक इन रहता है। तो वहां पर सेलिंग प्रेशर उतना बड़ा आता नहीं, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में जो शेयर्स है उन्हीं से आएगा। ठीक है, तो 35% रिटेल कोटा में हमको ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, कंपेयर करते हैं 10% वाले रिटेल कोटा के आईपीओ से, तो वहां पर कम देखने को मिलता है। इसीलिए 10% रिटेल कोटा के आईपीओ में हमको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ज्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस देखने को मिलते हैं। देखो अपन सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पहली प्रायोरिटी पर रहने वाला है वो मीशो का आईपीओ रहने वाला है। ऑब्वियस रीजन से यहाँ पर जीएमपी भी अच्छा देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बेटर देखने को मिल रहे हैं। अभी देखो एकस लिमिटेड की रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें और मीशो की रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। मैं मानता हूं कि मीशो के केस में 30-35 लाख के ऊपर एप्लीकेशन पड़ेगी, पर यहां पर अगर कम भी एप्लीकेशन पड़ती है तो फिर भी यहां पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस टफ हो जाएंगे एकस में, इसलिए मैं चूज कर रहा हूं मीशो को। सेकंड नंबर पे अपना आ जाएगा जिनको भाई अलॉटमेंट मिलता ही नहीं, जिनको बिल्कुल भी अलॉटमेंट नहीं मिलता, वो जाओ विद्या वायर्स के साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है, पर यहां पर 2 आईपीओ की भीड़ में ये आईपीओ छुप जाएगा। एकस लिमिटेड में काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है विद्या वायर्स के कंपेयर में, क्योंकि जीएमपी में काफी बड़ा फर्क है। तो अगर आप पैशनेटली
आपको अलॉटमेंट चाहिए तो विद्या वायर्स के साथ में जाओ, यहाँ पर आपके प्रॉफिट के भी चांस अच्छे खासे बन रहे हैं, भले ही यहाँ पर 12% का कोटा है पर यहाँ पर प्रॉफिट के चांस बनेंगे। और तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एकस लिमिटेड। वहीं पर मैं एचएनआईस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं, तो एचएनआईस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी रहेंगी अपनी एकस लिमिटेड की, क्योंकि दोनों ही आईपीओस में रिटेल कोटा सेम है और रिटेल में जो अपना रिस्क एपेटाइट है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट पे आपका रहेगा मीशो, दूसरे में एकस और तीसरे नंबर पर आपका रहने वाला है विद्या वायर्स का आईपीओ। बाकी हमें अप्लाई करना है डे 3 के ऊपर 2-3 बजे के आसपास, जहां पर KYB सब्सक्रिप्शन आ जाता है, ओवरऑल 2 दिन का सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है और जीएमपी भी देखने को मिलता है। बाकी आपको तीनों ही आईपीओ से अपडेटेड रहना है, इनके जीएमपी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इन सभी से अपडेटेड रहना है, एंकर बुक से अपडेटेड रहना है, सब्सक्रिप्शन से अपडेटेड रहना है। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव एनालिटिकल रिव्यू वीडियोस आईपीओ से रिलेटेड मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।